नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से, साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि विधानसभा चुनाव रद्द कर दिया जाए, साथ ही रैलियों पर रोक लगा दी जाए। लेकिन राज्य में चुनावी गतिविधियों और रैलियों पर कोई रोक नहीं है। ये सारी पहले जैसी ही चल रही हैं। किसी नेता को फिक्र नहीं दिख रही। दूसरी तरफ राज्य सरकार कोविड को लेकर चिंतित जरूर दिखाई दे रही है। उसने कल से राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, जहां रोज हजारों लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि जिसके चलते राजनीतिक पार्टियां किसी भी तरह का संयम बरतने से परहेज कर रही हैं, खासतौर से तब जब हमने देखा है कि दूसरी लहर के कहर के दौरान हजारों लोग किस तरह से परेशान हुए थे। हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। और ये वही दौर था जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और बाकी कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री हैं, साथ ही वकील हैं लखनऊ हाईकोर्ट से SM रहमान फैजी हमारे साथ जुड़ गए, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत जी, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूंगा। आप क्या कारण मानते हैं कि जब साफ दिख रहा है, दीवार पर लिखी हुई इबारत साफ दिख रही है कि तीसरी लहर का खतरा है, सारे विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बजाय इसके कि संयम दिखाएं, राजनीतिक गतिविधियों को सीमित करें, राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं। हेमंत जी, लगता है हेमंत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम यही सवाल ब्रजेश जी आपसे पूछना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हाईकोर्ट की जो अपील है उस पर कोई असर हो पाएगा? राजनीतिक पार्टियां संयम दिखाएंगी? क्या चुनाव आयोग हो सकता है कि चुनाव को टाले? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक पार्टियां कोई संयम दिखाएंगी। कारण क्या है कि बड़ी भीड़ की होड़ चल रही है। किसकी कितनी बड़ी रैली, इसको लेकर के द्वंद्व चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है। यही नहीं, यकीन नहीं करेंगे कि एक स्थान की रैली जो होती है उसमें बड़ी दूर दूर से लोग बुलाए जाते हैं, दूसरे जिलों से लोग आते हैं। आप 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से लोग बुलाए जाते हैं, तो इसका असर हुआ ही। कोई संयम नहीं है। चुनाव को दूसरे ढंग से लड़ा जा सकता है, प्रतीक्षा की जा सकती है, और एक अपना प्रचार एक संयमित ढंग से किया जा सकता है, बिना भीड़ इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन साहब, जब प्रतिस्पर्धा होती है, सख्त परीक्षण होते हैं, तो जो हो रहा यूपी में वही होगा, जैसा बंगाल में हुआ था वही उत्तर प्रदेश में और भी बढ़ता चला जाएगा। जी, हमारे साथ फैजी साहब भी हैं। फैजी साहब, ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है, हालांकि मामला कुछ दूसरा था, एक जमानत की अर्जी थी, उस पर सुनवाई हुई, उस पर फैसला उन्होंने दिया, लेकिन टिप्पणी उन्होंने इस पर भी की, एक तरह से अपील की। जज साहब ने कहा कि चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए। आज दिन भर से सोशल मीडिया पर उसी की चर्चा है। आपको क्या लगता है कि एक फैसला सुनाते वक्त आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि इस तरह की चेतावनी या अपील दी जाए? देखिए, उस हाईकोर्ट के जो ऑर्डर आया उस पर तो मैं एज ए वकील होने के नाते टिप्पणी बहुत ज्यादा नहीं कर सकता कि वो दे सकते थे या सलाह नहीं दे सकते थे। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, या हमारे साथ और भी तमाम सारे जो लोग कहते हैं, हम लोगों ने जिस तरीके से जो सेकंड वेव में स्पेशली यूपी में जो त्रासदी झेली है, कि उसी दौरान पंचायत चुनाव हुआ, और जब कोरोना अपने पीक पे था तो पंचायत चुनाव हुआ, जिसके कारण से बहुत ज्यादा यहाँ पे त्रासदी हुई, तमाम सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसलिए आप कितना भी कोविड का नियम बना दीजिए राजनीतिक पार्टियों के लिए कि आप इतने लोगों में रैली करिए, उतने लोगों में रैली करिए, वो संभव नहीं है। समस्या यह है कि हमारे यहाँ जितने भी कोविड नियम बनाए गए, जो भी प्रोटोकॉल है, वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए हैं। उसको कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं माना, ना किसी सरकार ने माना। तो मेरा अपना जाती नजरिया यही है कि अगर चुनाव कुछ महीनों के लिए टाल दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कारण यह है कि जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, जिस पे अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि इसके कितना घातक होगा कि नहीं होगा। तो जब तक या तो तब तक इंतजार कर लिया जाए, इस पे रिसर्च हो जाए। अदरवाइज इलेक्शन को पोस्टपोन करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आम आदमी की जान से बेहतर ना इलेक्शन है, ना गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट वही रहे कि बदल जाए। तो बेहतर ये होगा कि इस पे रिसर्च आने के बाद ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये कितना घातक हो सकता है, तब तक के लिए इसको होल्ड पे रखे जाने में कोई हर्ज नहीं। जी, ठीक है। हेमंत अत्री जी, यही बात जो जज साहब ने कही थी कि जान है
तो जहां ने जब उन्होंने अपनी अपील की तो यही बात उन्होंने कही थी। यही बात फैजी साहब भी कह रहे हैं कि इंसान की जान से ज़्यादा कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप जान बचाएं, ये ज़रूरी नहीं कि आप चुनाव कराएं। हेमंत जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, एक बात है सहमत होने की, और एक है संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को ऐसी कोई भी पावर नहीं है जिससे वो इलेक्शन को पोस्टपोन कर सके। कोई भी पावर नहीं है इलेक्शन कमीशन को। और संविधान के अंदर यह मैंडेटेड है कि जिस दिन आपके सदन का कार्यकाल खत्म होना है उससे पहले नई विधानसभा या लोकसभा का गठन होना है। अब इसमें जो वैधानिक स्थिति है, जो संवैधानिक स्थिति है, वो ये है कि चुनाव हिंदुस्तान में केवल दो कारणों से पोस्टपोन हो सकता है। एक है कोई युद्ध की स्थिति हो, और दूसरी इंटरनल सिक्योरिटी की दिक्कत हो। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कोविड पूरे दुनिया में पिछले 2 साल से है, और अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी दौरान हुआ है। बिहार का चुनाव भी बहुत सक्सेसफुली हो पाया। क्यों हो पाया, आप कारण पूछिए। कारण यह है कि वहां पर इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी गाइडलाइंस थी, जो सोशल डिस्टेंसिंग थी, जो तमाम मेजर्स थे, वो इफेक्टिवली लागू किए थे। अब जो स्थिति है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो कर सकता है उसको वो करना चाहिए। वो क्या है कि इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग, इसको इलेक्शन को प्रीपोन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन उस तरीके से नहीं है। और सबसे जरूरी बात, लेकिन एक राय तो ये भी आ रही है हेमंत जी की जो फरवरी के पहले सप्ताह तक इसका पीक हो सकता है, ये एक आकलन है। तो ऐसे में प्रीपोन करने की बात या एडवांस करने की बात तो मुझे तो ज्यादा नुकसानदेह होगी। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मेरी 2-3 मुख्य चुनाव आयुक्तों से बात हुई आपसे बात करने से पहले। मैं आपको संवैधानिक स्थिति बता रहा हूं, उसमें मतलब मेरी कोई राय कोई महत्व नहीं रखती, संविधान महत्व रखता है। और संविधान का महत्व यह कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से तुरंत रैलियों पे बैन करें। नंबर 1 बात, बड़ी भीड़ों को रोके कहीं पर भी। और जो मेजर्स थे, जो चाहे वो इलेक्ट्रल बूथ्स के थे, डिस्टेंसिंग के थे, सारी की सारी चीजें। और अगर चुनाव को किसी भी कारण से पोस्टपोन करना है तो चुनाव आयोग नहीं कर सकता। इसके लिए संसद बुलानी पड़ेगी, और संसद के अंदर यह लाना पड़ेगा कि इन कारणों के चलते, और संसद अनुमति देगी तो चुनाव पोस्टपोन हो सकता है। मैं आपको लीगल पोजीशन बता दूं। ठीक है, ब्रजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो बात अत्री जी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि चुनाव आप अभी तुरंत कराएं, हो सकता है आप चुनाव टाल भी दे, ये भी एक है। लेकिन एक संवैधानिक संकट भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। हम सब जानते हैं कि उससे पहले चुनाव कराना बेहद जरूरी है। चुनाव कराना जरूरी है, इस तरह की स्थितियां कभी नहीं आई। और मान लीजिए आप चुनाव टालते तो किस आधार पर टालेंगे, ये एक समस्या है। और यदि नहीं आप टालते भी हैं तो क्या करेंगे? क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? क्यों उसके बाद सरकार नहीं चल सकती जो निश्चित तिथि है। इसलिए सबसे बड़े जरूरी है कि स्वयं दलों को, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। बाकायदे प्रचार के तरीकों में बदलाव होना चाहिए। जो भीड़ बुलाई जा रही उस पर नियंत्रण होना चाहिए। और फिर समीक्षा हो सकती है जनवरी के अंत में या फरवरी की शुरुआत में कि चुनाव की स्थिति क्या है। चुनाव हो सकता है, नहीं हो जाते जाते फैजी साहब से एक सवाल पूछ लेते हैं। फैजी साहब, जब पंचायत के चुनाव हुए थे तब हम जानते हैं कि यूपी सरकार गई थी कोर्ट में, उसने एफिडेविट दिया था कि हालात ठीक नहीं है, कोरोना महामारी का दौर है, ऐसे में पंचायत चुनाव को टाल देना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट की ओर से कहा गया था कि चुनाव होने चाहिए, और बाद में इसको लेकर के काफी ज्यादा जो है सवाल उठाए गए थे। क्या ये भी एक कारण है जिसके चलते कोई भी, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सरकार, कोई भी जोखिम मोल लेना नहीं चाहता है, कोई भी ये नहीं कहना चाहता कि आप चुनाव तुरंत करा लीजिए? नहीं, थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको। हाईकोर्ट ने पहले मना कर दिया था इंटरफेयर करने से। पंचायत चुनाव की जब PIL आई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट में उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। सेकंड में जब कोरोना बहुत स्प्रेड हुआ, पीक पे गया, तो हाईकोर्ट ने PIL पे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाइए, जिसको गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। मैं वही कह रहा था कि जो भी प्रोटोकॉल और कोविड जितने नियम बनते हैं वो सिर्फ आम आदमी के लिए बनते हैं। इलेक्शन अगर होगा तो जिस तरीके से रैलियों में भीड़ हो रही ऐसे ही होगी। आप कितने भी नियम बना दीजिए, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते जी, वो हो गई। इसलिए मेरी राय ये है कि इलेक्शन को ओमिक्रॉन वेरिएंट पे रिसर्च होने तक कि कितना घातक हो सकता है तब तक के लिए पोस्टपोन करने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, शुक्रिया आपका फैजी साहब, आपका और ब्रजेश जी, आपका भी, हेमंत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे गरीब को किस तरह से भारी पड़ रही है राज्यपाल की आवभगत।
बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां विदिशा जिले के घाट खेड़ी गांव में रहने वाले बुद्धराम आदिवासी को प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान मिला। अगस्त में राज्यपाल ने उनके घर की चाबी उन्हें सौंपी, वहां खाना खाया, लेकिन अब यह वीआईपी दौरा गरीब बुद्धराम आदिवासी को बहुत महंगा पड़ रहा है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आजकल माननीयों के दौरों का दस्तूर है गरीबों के घर खाना खाना। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने घाटखेड़ी के बुद्धराम आदिवासी के घर का फीता काटा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बुद्धराम को यह घर मिला, वहीं खाना खाया, महामहिम आए थे, सो दिखावे का दस्तूर निभाया गया, पंखा लगवाया गया, भारी भरकम गेट लगा। लेकिन ये आवभगत बुद्धराम को भारी पड़ रही है। पंखा अब निकाल लिया गया है। 2 कमरों के गेट के प्लाईबोर्ड के दरवाजे के लिए 14,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। यहाँ पे बोला था कि मैं ये कुटी जो है यहाँ पे मैं प्रवेश करूँगा, खाना खाऊंगा, आदिवासी की है, मैं उसी के घर खाना खाऊंगा। तो साहब उन्होंने ये बोल दिया। अब अफसर लोग आए अपने विदिशा जिले से, सब सही, तो वे कह रहे इसको करवाओ, तुम साहब इसको करवाओ। तब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मजदूर कैसे लगा दूं। जो आए थे श्रीमान राज्यपाल जी, सो ये पंखा भी लगाए उन्होंने, ऐसा वो बोले कि सब काम सही हुआ, खाना खाया, सब हो गया, पंखा लगा दिया। अब बाद में सरपंच साहब बोले कि वो पंखा तो हमारा था, हम ले चले। गेट लगाओ जल्दी जल्दी में, साहब आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। अब वो बता रहे, सेठ जी ने कहा सरपंच साहब से कि वो पैसे नहीं आए गेट के। अब उन्होंने मुँह से कहा कि वो पैसे भिजाओ। अब मेरे पास पैसा नहीं है। राज्यपाल साहब आए तो उनने क्या सुविधा कर्जा में और बिंदवा गए वे विनय का, गेटों को भी कर्जा छोड़ो, गेट लगवाए तो ना उनको कुछ सुविधा मिली उन्हें। और मतलब जाए के मजदूरी करके कर्जा चुकाओ, मजदूरों को मेहनत मजदूरी करी, उनने सफाई करी, तो मेहनत करके उनकी पूर्ति करी बेचारे ने। इस एक घर में 2 योजनाओं का हाल देखिए। उज्ज्वला का गैस सिलेंडर और चूल्हा भी उसी दिन मिला था जिस दिन राज्यपाल आए थे, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। 6 लोगों के परिवार को चलाने के लिए बुद्धराम दिहाड़ी करते हैं। अब भी अपने पुराने टपरे में ही रहते हैं, क्योंकि नया घर बाहर से पूरा लेकिन अंदर से अधूरा है। सरकार आए और बस जे कर्जा होगा तो मेहनती लगा के मेहनती बिठाड़े, मेहनत दे, हमारी मेहनत दे, हम कहाँ से दें। पंखा निकाल के ले गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुद्धराम के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बने मकान में, जहां 24 अगस्त को गृह प्रवेश कराने बुद्धराम को महामहिम राज्यपाल आए। राज्यपाल 15 मिनट रुके, खाना भी खाया, जोर शोर की तैयारियां की गई, पंखे लगाए गए, गेट लगाए गए। राज्यपाल महामहिम के जाते ही पंखे भी निकाल लिए गए, गेट छोड़ गए, कई सफाइयां करी, पर बुद्धराम को कई कर्जे में छोड़ गए, जो आज मजदूरी करके बुद्धराम अपना कर्जा चुका रहा है। सरकार तक जब हमने बुद्धराम की कहानी पहुंचाई तो मंत्री जी ने इसे गलत बताया, कहा कार्रवाई होगी। कांग्रेस का आरोप है दिखावे के लिए सरकार ऐसे काम करती है जिसका खामियाजा गरीबों को भुगतना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ है तो उसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अगर कोई बात कही है या वो गए हैं तो उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। महामहिम विदिशा जिले के घाटखेड़ी गांव में एक आदिवासी के घर जाते हैं। उनके स्वागत के लिए साज सज्जाएं करी जाती है, घर में गेट लगाए जाते हैं, वीआईपी पंखे और चीज़ें लगाई जाती है। और आज जब महामहिम तो भोजन करके चले जाते हैं, पर उस गरीब के ऊपर थोप दिया जाता है कि 14,000 का बिल आपको देना। मेरा आग्रह सरकार से कि गरीब को लूटना बंद करे, जैसे तैसे परिस्थितियों के साथ वो काम करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ जो अन्याय करा जा रहा है उसके ऊपर संज्ञान ले। और किन अधिकारियों की ये करतूत है, सिर्फ बड़े बड़े पंडाल लगा के आदिवासियों की बात करने से कुछ नहीं होगा, उनके घर भोजन करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें लूटना बंद करो, उन पर अत्याचार बंद करो। ये अत्याचार और अनाचार की श्रेणी में आता है। सीधे सीधे जो लोग इस तरह की कार्रवाई में लिप्त हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए।
कुछ दिनों पहले ही हमने डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत दिखाई थी कि कैसे दर्जनों कच्चे और झोपड़ी नुमा मकान बना दिए गए हैं। इसके लिए भी रिश्वत में रुपए और मुर्गे की मांग की गई। हमारी खबर के बाद 2 छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की रस्म अदायगी हो गई। हमने ये भी बताया था कि कैसे 4 लाख मकानों के लिए राज्य सरकार ने अपना अंशदान नहीं दिया है, जिसकी वजह से केंद्र ने 640 करोड़ रुपए की राशि रोक ली है। लिहाजा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। विज्ञापनों में गरीब का घर चमकता है, माननीय खाना खाने आते हैं, खुद की ब्रांडिंग के लिए अखबार में सुर्खियां बनती हैं। ये और बात है कि 1,20,000 के घर में नेताजी की ब्रांडिंग के लिए गरीब को ही सिर्फ दरवाजे पर 14,000 रुपये खर्चने होते हैं। कहानी एक बुधराम की है, लेकिन ऐसी कहानियां हजारों बिखरी पड़ी हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 40% और शहरी के लगभग 60% घर बनने हैं। ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि 2022 तक सबको पक्की छत का सपना कैसे पूरा होगा। विदिशा में नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। जहां एक और कोविड तथा ओमिक्रॉन मामलों में तेजी दिख रही है, वहीं बच्चों में कोविड के बाद होने वाले मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम डिसऑर्डर के मामले फिर दिखने लगे हैं। ये डिसऑर्डर कोविड इन्फेक्शन के बाद होता है। नवंबर-दिसंबर में बच्चों के संक्रमण के मामलों में थोड़ा इजाफा तो है, पर एक्सपर्ट बताते हैं कि अधिकांश को घर में ही इलाज मिल रहा है। मुंबई के स्पर्श चिल्ड्रन अस्पताल में भर्ती 4.5 साल का ये बच्चा करीब 15 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहा। जांच में पता चला कि बच्चे को कोविड हुआ था और वो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से ग्रसित है। बच्चे को इमीडिएटली हमने वेंटिलेटर पे चालू किया और उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट चालू किया, और जो उसकी रिपोर्ट सजेस्ट करती थी उसमें उसके प्लेटलेट काउंट्स काफ़ी कम थे, WBC काउंट्स बहुत ही कम थे। तो एक जैसे मैंने बोला कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो उसके लिए हमने उसके हिसाब से स्टेरॉइड्स और एक IV IgG इंजेक्शन होता है वो स्टार्ट किया, और उसके सब रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे थे कि उसका मल्टी ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट है, लिवर इन्वॉल्व था, किडनीज इन्वॉल्व थे, लंग्स इन्वॉल्वमेंट था। कोविड के लक्षण के साथ ये बच्ची भी अस्पताल में भर्ती हुई है, लेकिन कोविड रिपोर्ट का इंतजार है। बच्चों के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बीते कुछ हफ्तों से बच्चों में भी संक्रमण के मामले दिखने लगे हैं, लेकिन ज्यादातर फोन कंसल्टेशन के साथ घर पर ही ठीक हो रहे हैं। जो अर्ली दिसंबर और नवंबर का आंकड़ा है उसमें अगेन इन्फेक्शन रेट बच्चों का बढ़ गया है, 10.8% के अराउंड है। और अभी ये जो महीना चल रहा है दिसंबर का, डेफिनेटली सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इसमें सर्दी खांसी बुखार वाले जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा पैनिक है। तो अभी पेरेंट्स लोग फ़ोन करते हैं और घबराते हैं, अभी बहुत ज़्यादा घबराहट है, पैनिक सिचुएशन है इस तरीके से। बट घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी केसेस अभी हैं वो माइल्ड सिम्टम्स है, लाइक सर्दी खांसी बुखार, जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे पूरी तरीके से अच्छे से कवर हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन लगभग नहीं है बच्चों में। मोस्ट ऑफ देम कोल्ड कॉफ सर्दी इसके साथ ही प्रेजेंट हो रहे हैं। कोविड मरीजों की संख्या ऑन द होल बढ़ तो रही है, लेकिन डेल्टा वेव जैसा एकदम ही ज्यादा संक्रमित होना ऐसा तो नहीं हुआ है अभी तक। मुंबई में बीते कुछ महीनों का आंकड़ा देखें तो कुल संक्रमण में बच्चों का प्रतिशत अगस्त में 10.9%, सितंबर में 10.2%, अक्टूबर में 10.4%, नवंबर में 10.7% और दिसंबर में 13 तारीख तक 10.8% रहा। बच्चों में संक्रमण के आंकड़ों में फिर से हो रहे इजाफे से स्वास्थ्य टीम सतर्क है और बच्चों के वैक्सीनेशन की मांग एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। देश की बात में जाते जाते एक बार देख लेते हैं किस तरह देश भर में क्रिसमस की रौनक बढ़ रही है। बाजारों में भीड़ दिख रही है और चर्च सजे हुए हैं।
देश की बात में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।